आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वकील अशोक अरोड़ा जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिसको कि हम सीईओ बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है कि अशोक अरोड़ा जी का परिचय ये है कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और दिल्ली के अंदर जो हमारी निचली अदालतें हैं, जिला अदालतें, उसके भी जो बार एसोसिएशन है, उसके भी 3 बार सेक्रेटरी, या बोले कि विदेशी भाषा में हम इंटरनेशनल लेवल पर जो बोला जाता है सीईओ, वो रह चुके हैं। तो 3 बार जिला अदालतों में बार एसोसिएशन के सीईओ रहे, और 3 बार जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी जो बार एसोसिएशन है, उसके भी 3 बार सीईओ रहे। और आज हमारे से न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। अशोक जी, नमस्कार। माय प्लेजर। सर, आज एक इशू हम इससे शुरू करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, सर करीब 47,000 एडवोकेट्स जो हैं इनरोल हैं, और उसमें जो है पिछले 17 महीनों में सिर्फ 3 एडवोकेट्स को जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किया। तो इसको लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसमें काफी रोष था। तो एक अभी से एक समारोह हुआ था, वहां पे चीफ जस्टिस हमारे सूर्यकांत जी आए थे, तो उस पर उनके सामने उन्होंने अपना एतराज भी जताया था कि ये ठीक नहीं है कि बाकी राज्यों में तवज्जो दी जा रही है, और दिल्ली के अंदर तो 47,000 की संख्या काफी होती है, और उस 47,000 वकीलों की संख्या के बावजूद आपने सिर्फ जो है 3 एडवोकेट्स लिए। तो सर, इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आपको तो पता है कि किस प्रकार से नियुक्तियां होती हैं, कॉलेजियम क्या काम कर रहा है, कहाँ किसको तवज्जो दी जा रही है और कहाँ किसको तवज्जो नहीं दी जाती। बड़ा ही आपने महेश जी एक रेलिवेंट सवाल पूछा, और इससे मैं समझता हूँ सिर्फ कंज्यूमर ऑफ जस्टिस नहीं, वकीलों की भी, खासकर जो यंग लॉयर्स हैं, और वो लॉयर्स दोज हु आर नॉट बोर्न विद गोल्डन स्पून, जो एक मेरिट में वकील है, अच्छा वकील है, ऑनेस्ट वकील है, डेडिकेटेड वकील है, तो उसको चांस क्यों नहीं मिलता? ये सारा जो भाई भतीजावाद का चक्कर है, उसका कारण यही है। होता यह है कि ये अपने रिश्तेदारों में ढूंढते हैं कौन कौन किसको बना सकते हैं, और कई बार रिश्तेदारों में कोई मिलता ही नहीं, तो वो फिर क्या कहीं बाहर से लाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मेरे को ये लगता है कि अगर ये मेरिट पे बनाना शुरू करेंगे तो 47,000 में जरूर आपको अच्छे वकील मिल जाएंगे। जो सर्च का सिस्टम ही डिफेक्टिव है, जो मेरिट पे वकील वकालत करता है, जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखता है, जो एक अच्छा जज बन सकता है। आपको पता है यूएस सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि किसी ने पूछा क्या क्वालिटी होनी चाहिए जज की, तो उसने कहा ये एक अच्छा इंसान हो। उसको लॉ भी आता है तो ये बोनस है। ठीक बात। तो लॉ आता बोनस है, लॉ आता कोई बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट या बेसिक फाउंडेशन नहीं है। बेसिक फाउंडेशन तो अच्छा इंसान, जिसको दर्द पता हो, जो ईमानदार हो, जो जिसको नॉलेज हो, जो अक्ल रखता हो। तो ऐसे बहुत वकील है, लेकिन उनका कोई माई बाप नहीं है जुडिशरी पे, तो इसलिए वो बनते नहीं है। और ये लीडर जो लोग भी जो हैं, वो उन लोगों को सामने नहीं लाते। अब चाहिए ना, अगर बार में दम है तो बार 4 वकीलों का नाम सजेस्ट करे कि ये हमारे हिसाब से ये 4 वकील हैं जो ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, नॉलेज रखते हैं, सेंसिटिव हैं। बार नाम रखे ना, बार हवा में क्यों बात कर रही है? बार को भी तो अपनी गिराबान में झांकना पड़ेगा कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। आप खैरात में जज बनना चाहते हो ना? मेरे को अभी भी ध्यान है 2000 में, मेरे को पता है जस्टिस दलवीर भंडारी, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस आवर दिल्ली हाई कोर्ट प्रोड्यूस्ड, हु वाज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नाउ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। उन्होंने 2000 में मेरे को बुला के ऑफर किया कि अशोक जज बनोगे तुम, हम चाहते हैं आप जज बन जाओ। तो मैंने कहा सर मैं तो बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जाता हूँ मोटिवेशनल टॉक्स ये वो, मैं 10 से 5 कहाँ बैठूंगा मैं, मेरे को आदत है स्टूडेंट से बात करना, भाषण देना, तो ये जज वाली बात मेरे को मजे नहीं आती। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ मेरे को, फिर नाम बताओ, ओके 2-4 नाम बताओ कि किसको बनाना चाहिए। आप मानोगे महेश जी, मैं बिल्कुल सशोपन में आ गया कि कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब नाम ढूंढने में दिक्कत आ गई। कहते बताओ क्रिमिनल साइड में फिर कौन से लाइन को बताओ आप मेरे को। सही बात है। मेरे को 10 मिनट, मैंने कहा अच्छा सर जो कहोगे मैं करूँ। मैं ये देखो आप बात, हालत ये है
कि जो मेरिट पे हैं, जो डिजर्विंग है, उनका कोई माई बाप नहीं है, और जो लोग माई बाप ढूंढ रहे हैं उनमें उनको कोई मिलता नहीं है, तो कभी कहीं से ले आते हैं, कभी कहीं से ले आते हैं। तो ये भाई भतीजावाद जब खत्म होगा, और जब जज एक्चुअली, और प्रोसीजर, सबसे बड़ी बात, प्रोसीजर ये रखें, जिसको भी जज बनना है वो अप्लाई भी कर सकता है, क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, और जिसको इनको भी बनाना है 6 महीने पहले बताएं कि हम इसको बनाना चाहते हैं, हम जनता की राय जानना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति ये कहे कि मेरा नाम आप दीजिए और मैं जनता की राय जानना चाहता हूं, मैं भी अपने बारे में, जो इकबाल साहब लिखते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, जो इस बुलंदी पे है व्यक्ति, वो जज बनना चाहिए, ऐरा गहरा नहीं। पिछले कई सालों से आप 90%, आई एम सॉरी टू से 90% ऐरा गहरा बना रहे हैं। तो जस्टिस का भी वही हाल हो रहा है, कंज्यूमर का बेड़ा गर्क हो रहा है, कंज्यूमर को जस्टिस मिल नहीं रहा। तो इसीलिए उसको पब्लिसाइज करें, एडवर्टाइज करें। कोई खुद बनना चाहता है, कोई अपने दोस्त को बनाना चाहता है, वो नाम फ्लोट करे, नाम पब्लिक में डाले, और जिसको ये मुनासिब समझे उसमें से उसका नाम बताएं पब्लिक को 6 महीने पहले कि हम इसको बनाना चाहते हैं जज। इससे आप जो भी सवाल पूछें, ये प्रेस क्लब आएगा, ये पार्लियामेंट में जाएगा, ये लॉयंस क्लब जाएगा, रोटरी में जाएगा, इससे आप सवाल पूछिए। तो जो इतनी हिम्मत रखता है, जो अमेरिका में होता है, सेनेटर उसको पूरा ग्रिलिंग करते हैं जज बनने से पहले, ऐसे थोड़ी बन जाते हो आप जज। ये सिस्टम जो डिफेक्टिव सिस्टम है, या मंत्री का भतीजा होगा, या ब्यूरोक्रेट का होगा, या जज का होगा, या आईपीएस अफसर का होगा, ये जो क्रीमी लेयर के फैमिली के जो लोग जज बनते हैं, ये खत्म हो जाएगी। और अगर वाकई सीरियस हैं ये पार्लियामेंटेरियंस या बार या जजेस, अगर ये सीरियस हैं तो दिस इज दी ओनली प्रोसीजर। और अगर सीरियस नहीं है, हवाबाजी करनी है, तो जज भी भाषण दे सकते हैं, ईमानदार को बनना चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए, तो करे जाओ। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच नहीं मानते हो, जितना मर्जी भाषण दिए जाओ, असर तो होगा नहीं। आज कितने साल हो गए सोचो। तो ये आई एम थैंकफुल महेश जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और इसका इलाज ये, अगर ये इलाज करना चाहे तो ये है, आई एम कन्विंस कि ये इलाज करना ही नहीं चाहते, ना सरकार करना चाहती है, ना जजेस करना चाहते हैं, ना ही बार सीरियस है। बार भी भाषण देती है, बार सीरियस नहीं है। बार सीरियस है तो ये बात क्यों नहीं कहती, हम ये नाम दे रहे हैं, इनसे आप पूछ लीजिए जो सवाल पूछने हैं। फिर अगर कोई ना बनाए तो आप कान पकड़ सकते हो जज के या प्राइम मिनिस्टर के, कि आपने इसको क्यों नहीं बनाया, ये जज बंदा बनने को तैयार है, हम कह रहे हैं, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बनाया ना जो बाहर खड़े होकर बोले कि मैं गारंटी लेता हूं इसकी। बाहर गारंटी लेती है कि ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, कंसर्न्ड है, सेंसिटिव है, लॉ की नॉलेज रखता है, और निडर है, किसी का गुलाम नहीं बनेगा, वो पूजा नहीं कराएगा चीफ जस्टिस बुला के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को। ये है तरीका, ये तरीका है महेश जी। जब तक ये तरीका नहीं करेंगे तब तक फिर चलता रहेगा ऐसे ही, सुबह होती है शाम होती है, ऐसे ही चलता रहेगा। सर यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि जो कि आम दर्शकों को नहीं पता, जो लीगल साइड के लोग हैं हमको तो पता है, अदरवाइज देखिएगा सर कि लोअर कोर्ट हैं जिसको हम बोलते हैं जिला अदालतें, इसमें जो जजेस अपॉइंट होते हैं, तो जो बच्चे एलएलबी करके आ रहे हैं बिल्कुल क्रीम है, रात दिन पढ़ते हैं, 18-18 घंटे 20-20 घंटे की पढ़ाई करते हैं, 2 साल 3 साल लगातार पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो जज का एग्जाम पास कर पाते हैं। उसमें भी बहुत लिमिटेड संख्या में पास हो पाते हैं, और मैक्सिमम जो नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ कुछ अंकों से, कुछ कुछ परसेंटेज से काफी रह जाते हैं, और वो कुछ बहुत मिनिमम बनते हैं। तो वो तो सर पढ़ लिख के एग्जाम दे के जज बनते हैं निचली अदालत में। जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे रिटायर हो जाते हैं, उनमें से 1-2 लोग ही हाई कोर्ट पहुंच पाते हैं सर, और हाई कोर्ट में फिर वो रिटायर हो जाते हैं। ना वो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनते हैं। लेकिन सर जो बड़े लोगों के हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। जैसे कि अभी हम बोले कि हमारे जो चीफ जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, गवई साहब, तो उनके लिए सबने चलाया मीडिया के अंदर, दलित हैं दलित हैं। तो दलित वर्ड लिखने से ये दिखता है कि बेहद गरीब रहे होंगे, पढ़ाई भी जो है इन्होंने जो है खंबे के नीचे की रोशनी में पड़ी होगी, और घर में जो है खाने की भी बहुत दिक्कत होगी, इस तरह से पेश किया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि चाहे वो दलित है, लेकिन उनके पिताजी 3 राज्यों के गवर्नर रहे हैं। मुंह में चांदी की चम्मच, लॉ ग्रेजुएट हैं आप उन्हों के जैसे, तो उसके बाद सीधा आपको जज बनाया जाता है, ना कोई एग्जाम, ना कोई रिटर्न कुछ। तो सर ये सिस्टम कहां तक है? जब एनजे एसी भी आया गया था तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया।
तो सर क्या हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सर उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, कोई एग्जाम का या कोई पढ़ाई का? महेश जी, आपने बहुत ही सुंदर बात करी कि जो मजिस्ट्रेट लगता है या लगती है वो तो सारी एग्जाम दे के तैयारी करके आते हैं, और इनका कोई एग्जाम ही नहीं है, इनका खाली रिश्तेदार होना काफी है, ओवरनाइट बन जाते हैं जज। इतने इतने नलायक लोगों को बना दिया। मैं कभी, मेरा दिल करता है कि मैं नाम ही लूं, पर नाम लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्या मैं मतलब, लेकिन मैसेज क्लियर होना चाहिए। इतने नलायक लोगों को बना दिया, 2 लाइन नहीं लिख सकते, 2 लाइन नहीं बोल सकते अभी भी। तो वो क्या है, मतलब मैंने तो ये कई बार कहा, माई सल्यूट टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। मैं कई बार इनको एक लेक्चर के लिए जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मैं उनको कहता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आधा दिन पूरा लगा के आपके पास इसलिए आता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपको कि आप तो 50 केस रोज के डिसाइड करते हो, आप एग्जाम पास करके आए हो, आपकी प्रमोशन होती नहीं है। जिसने एक केस नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट में, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि जज ये कह रहा है वकील को, सरकारी वकील को, यू नो आई नेवर डेल्ट विद क्रिमिनल, मैंने कभी क्रिमिनल केस नहीं किया है, तो आप मेरे को बताइए इसमें क्या करना चाहिए। तो वकील कहता है जी मैंने भी कभी नहीं किया, मेरे को भी टाइम चाहिए। तो सोचिए, जिसने मेहनत की, जिसने फंडामेंटल जजमेंट लिखी सेशन जज ने, जो 50 केस रोज के डिसाइड करता है, जो उस केस का मास्टर है, उसका फैसला कौन बदलेगा? जो कह रहा है मैंने कभी क्रिमिनल केस नहीं किया, जज भी कह रहा है, सरकारी वकील भी कह रहा है। आप देखिए, प्राइवेट वकील नहीं, प्राइवेट वकील तो लॉ, क्रिमिनल लॉ में या किसी में भी उसी को करता है जिसको आता है, नेचुरल, सही बात है। तो आप देखिए ना कैसे बेड़ा गर्क कर। मैंने ये कई बार कहा है, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इसमें तो शान है जुडिशियल, सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, कि ऐसे कई जजेस को मैं जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसके पीछे पड़ जाएंगे ये। ऐसे में कई जजेस को जानता हूं जो मजिस्ट्रेट थे, सेशन जज बने, और उनकी नॉलेज किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज से ज्यादा है, किसी भी। और खाली नॉलेज नहीं, ईमानदारी, कमिटमेंट। सोचो 50-50 केस रोज के डिसाइड करते, रोज 50 केस लगे होते हैं, ऑर्डर लिखवाने में ही रानी मर जाए आपकी, इतने ऑर्डर लिखवाने। इतने डेडिकेटेड लोग मैंने देखे। हाई कोर्ट में थे वो, उन्होंने रिजाइन करना पड़ा, कहते मेरे को स्टेनो नहीं है, मैं इतना काम करना चाहता हूँ, मेरे को स्टेनो प्रोवाइड नहीं करते, मैं क्या करूं। तो हालत ये है महेश जी, आपने ठीक सवाल पूछा। बार शोर तो मचा रही है, बार सीरियस नहीं है, बार सीरियस नहीं है, बार शोर मचा रही है, खाली बयानबाजी कर रही है बार। सर एक किस्सा बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में महिला जज थी, और सर जब वो रिटायर हुई, तो उस रिटायर होने से पहले का मैं उनको किस्सा बता दूं कि क्रिकेट में सट्टा लगा था जी, तो सट्टे का केस था। तो क्रिकेट जो है कि क्रिकेटर हैं या जो बोल लीजिए कि जो भी इनके एसोसिएशन है, पैसा बहुत है, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया अपने बचाव के अंदर, अपना पिटीशन फाइल की, उसके अंदर सुनवाई हुई। तो जज जो है, महिला जज जो थी सुप्रीम कोर्ट में, तो दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ था, और उसको दिल्ली पुलिस चली गई थी बॉम्बे, उससे पूछताछ करने, उसको अरेस्ट करने किसी खिलाड़ी को। तो वो ओपन कोर्ट के अंदर महिला जज कह रही, जिनकी एज जो है रिटायरमेंट से थोड़ी सी 5-6 महीने बच रही थी, 64 साल की। सर पढ़ लिख के भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है आदमी को, अखबारों में पढ़ के एक्सपीरियंस आ जाता है। सर 64.5 साल की उनकी एज, सुप्रीम कोर्ट में बैठी और कह रही है ओपन कोर्ट के अंदर कि बस दिल्ली पुलिस जो है बॉम्बे कैसे चली गई अरेस्ट करने, दिल्ली पुलिस कैसे बॉम्बे चली गई, तो बॉम्बे पुलिस करेगी ना। पता है, इस पर उनके जो ब्रदर जज थे, उन्होंने बात को संभाला, और सर उसके बाद उन्होंने इस बात को खोला कि जब वो रिटायर हुई, तो उसके अंदर रिटायरमेंट जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सब इनका फेयरवेल होता है, तो सर उनके अंदर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 22 साल के, 18 साल के, पापा पापा, ऐसी पिताजी को पापा बोले जाते कि सर मेरे पापा जो थे वो तो हाई कोर्ट में बहुत सीनियर उस पर थे, फिर उन्होंने मुझे एओआर बनवाया, फिर उन्होंने, मेरे पापा ने ही मुझे जज बनवाया, ओपन उसमें कही जा रही थी। बताइए सर। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, भाई भतीजा बात चल रहा है ना। आपने क्रिकेट से मेरे को बात याद करा दी। क्रिकेट में देखिए क्या हुआ है। क्रिकेट में जस्टिस ठाकुर ने एक, जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड शुरू किया कि ये दुकानदार लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के लोग आने चाहिए। आप गवास्कर को, उसको बात करो कि राहुल द्रविड़ को, इनको, इन लोगों को लेके आओ। आप दुकानदार लोग ले आते हो, कोई टेलर, कोई ड्रैपर, जैसे दिल्ली में बने हुए थे टेलर ड्रैपर, वो बने होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट और वो उसके क्रिकेट एसोसिएशन के। तो जस्टिस ठाकुर ने कोशिश की कि इसको ऐसा मैं कानून बनाऊं कि इसमें खाली स्पोर्ट्स के लोग आए,
और कोई अपनी इसको जागीर ना बना ले। आप मानोगे इस केस में क्रिकेट की जो रिफॉर्म करने की स्कीम थी जस्टिस ठाकुर की, आप सोच नहीं सकते उसको किसने धाराशाही किया और कितना वो एहसान फरामोश होगा आदमी, उसका मैं नाम भी ले देता हूं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस सारी रिफॉर्मेशन की ऐसी की तैसी कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो जो कौन जय शाह को, जिसने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा कभी, उसको फेवर करने के लिए अपने मेंटोर की, जस्टिस ठाकुर ने चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनाया इंडिया का, क्योंकि जस्टिस ठाकुर के पास चॉइस थी कि संजय किशन कौल को पहले बनाए कि चंद्रचूड़ को पहले बनाए। उन्होंने, जबकि संजय किशन कौल सीनियर था एज में, तो हमेशा ट्रेंड ये होता है आपस में, जो पहले होती है कि जो सीनियर है उसको बना दो भैया, 1 साल तू रहेगा 1 साल तू रहेगा। ठीक, तो हिसाब से तो संजय किशन कौल को बनना चाहिए था। उन्होंने हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चंद्रचूड़ को बना दिया कि तू 2.5 साल रहे, संजय किशन कौल को मैं नाम काट रहा हूं। वो बात, वो जज अब चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। तो इतनी बड़ी फेवर ठाकुर साहब ने की, जो ठाकुर साहब उसके एक किस्म के चंद्रचूड़ के मेंटर हो गए, और वो इतना एहसान फरामोश निकला कि ठाकुर साहब की स्कीम पे ही उसने पानी फेर दिया। उसने कहा ठीक है, बनाया होगा चीफ जस्टिस आपने। और ठाकुर साहब अच्छी बात करके गए थे, कोई ठाकुर साहब फेवर नहीं कर रहे याद है हमें। आपने ठाकुर साहब की एक अच्छी बात की, अच्छी नीयत की, अच्छे स्टैंड की, ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि आप एहसान फरामोश थे और क्योंकि आपको जस्टिस से प्रेम नहीं था, आपको डंडे से डर था, आपको चीफ जस्टिस बनना था। तो आपने ऐसे व्यक्ति को बना दिया क्रिकेट का जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। ये चंद्रचूड़ की एक और करतूत की, जितनी गिनो पता नहीं क्या क्या करके गया ये आदमी। तो ये आपने अच्छी बात करी बिल्कुल महेश जी, कि जो भी चीज जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक क्यों नहीं करते कि एक जो जिसने टैक्स किया वो टैक्स डिसाइड करे, उसको क्रिमिनल क्यों मार्क करना है आपने? टैक्स डिसाइड करने दो ना उसको। और जो आप कह रहे हो कि 64 साल की एज में जज को पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की कि दिल्ली पुलिस बॉम्बे जा सकती है, बताओ। या बच्चे को, फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि जब केस रजिस्टर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, और ये थोड़ी मुलजिम जाके बॉम्बे बैठ जाए तो आप जा ही नहीं सकते, आप सब जगह जा सकते हो। यही तो मैं बता रहा हूँ, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जो लोग हैं, जो एग्जाम पास करके आते हैं, जो आपने सुंदर बात करी कि जो एग्जाम पास करके आया है उसको जज बनाइए ना, बिना एग्जाम के बना क्यों रहे हैं आप? और सबसे बड़ा एग्जाम तो मैं ये कहता हूँ पब्लिक का है। पब्लिक का एग्जाम के बिना कोई जज नहीं बनना चाहिए। पब्लिक का एग्जाम के जो सामना कर सकता है वो जज बनने आए, और जो कहे नहीं नहीं मेरे को पब्लिक में नहीं जाना, उसको बोलो घर बैठो, फिर तुम अपनी दुकानदारी करो। जज वही बने जो कहे मैं तैयार हूं, मैं 6 महीने जो मेरे को बुलाएगा मैं वहां जाऊंगा। पार्लियामेंट बुला ले, प्रेस क्लब बुला ले, लॉयंस क्लब बुला ले, कोई एनजीओ बुला ले, मैं वहां सड़क पे माइक पे खड़ा होकर बात करूंगा, ये मेरा स्टैंड है, उस केस में मैंने ये किया, ये मैंने जनता की सेवा ये करी, सेक्रीफाइस मैंने ये करा। उसको बनाए, ये दुकानदार लोगों को नहीं बनाए। 90% वही बन रहा है दुकानदार। मैं उसको कहता हूँ जाके चमचागिरी कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की, किसी मंत्री की। अब वो कहता है कि उस मंत्री से मिल लो तो आप जज बन जाओगे। और एक्सप्लॉयटेशन कितना होता है आप ये देखिए महेश जी, मैं नाम नहीं लूंगा, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, महिलाओं का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है जज बनने के चक्कर में, कि बड़े बड़े अच्छे परिवार के लोग भी फंस जाते हैं। वो कहते हैं चलो जज तो बने किसी तरह, और उसमें से ये अफसोस की बात यह है कि जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उनमें से 90%, मेरी तो वो सारी कलीग्स हैं, बहनें हैं, छोटी हैं, बच्चियां हैं, आज तो मैं उनको कहता हूं कि अपना स्टैंड रखिए। मैं उनको आज वार्न कर रहा हूं कि 90% महिलाएं जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो जज नहीं बनी, वो जज नहीं बनी, क्योंकि वो सब जो इतना बेईमान आदमी है जो एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो उससे साथ क्यों रखना है? वो जज बनना क्यों जरूरी है? तो ये मैं खास तौर पे, जो मेरी तो सारी, पहले सिस्टर कहता था, अब तो बच्चियों के बराबर है मेरी, अब तो ग्रैंड डॉटर्स के बराबर आ रही हैं जो जज। लेकिन सर यहाँ पे सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कहते हैं उसको कि महिला का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सर ये इसको आप क्या बोलेंगे सर? ये भी अगर वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उनको जज बना दिया जाता तो अब ठीक रहता क्या? हम तो कहते हैं कि सर अच्छा हुआ नहीं बनाया गया। मैं महेश जी यही बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन 90% का तो मुफ्त में हो जाता है, खाया पिया कुछ नहीं, कुछ मिले या नहीं मिले, हम तो कहते सर अच्छा नहीं मिला।
मैं यही बात कह रहा हूँ, दो बातें कह रहा हूँ। एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90% बच्चियां एक्सप्लॉइट हो जाती हैं कि ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी आठाना। तो वो महिलाओं, वो बच्चों को मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ कि बी केयरफुल। और दूसरी बात जो आपने और भी सुंदर बात करी, जो एक्सप्लॉइट होकर जज बन गई वो तो सारी उम्र एक्सप्लॉइट होगी। वही तो सर, वो तो सारी उम्र एक्सप्लॉइट होगी ना। अब तो वो ये सोचती नहीं है कि अगर मैं एक्सप्लॉइट होके एक बार, कोई भी आदमी या औरत, कोई भी महिला या पुरुष जो भी एक्सप्लॉइट होके बनेगा तो वो तो फिर सारी उम्र एक्सप्लॉइट होगा। अनलेस कि वो चंद्राचूड जैसा एहसान फरामोश हो, वो कभी माने कभी ना माने, उसकी मर्जी है महाराज की। कभी मैं मानूंगा कभी मैं नहीं मानूंगा। ठाकुर, मैं तो, मेरे को बार बार मतलब ठाकुर साहब पे तरस तो नहीं आता, मतलब ठाकुर साहब पे सोचता हूँ कि वो भी सोचते होंगे कि मैंने किसको बना दिया, मैंने इतना अच्छा काम किया था, इसने उसको सारा मिट्टी में डुबो दिया। तो ये ऐसे ठाकुर साहब को भी शर्म आती होगी कि मैंने यार किसको बना दिया, मैंने किस पे फेथ कर लिया। मैं, ठाकुर साहब सुन रहे होंगे तो शायद हो सकता है मेरे को कभी व्हाट्सएप में मैसेज करें, हाँ अशोक ठीक है, मेरे को अफसोस तो हुआ, वो नालायक ही है। 100% मेरे को पता है। वैसे वो कहते भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहते भी हैं कि वो मेरे से गलती हुई थी। तो ठीक है, गलती हुई थी तो आगे तो सुधारो। जो आप बात कर रहे हो, जो बाहर भाषण दे रही है, आगे सुधारो। दो नाम कि ये जज है हमारा और तैयार है आने में पब्लिक में। इसको बार बार मैं, महेश जी, इसको आप आपके चैनल पे, मैं ये समझता हूँ कि न्यूज नशा अगर ये काम करे तो 145 करोड़ की बहुत सेवा होगी। अगर ये इस बात को आप प्रोपोगेट करें कि वही जज बने जो तैयार है पब्लिक में अपनी स्क्रूटनाइज कराने का, अपना करेक्टर और अपनी नॉलेज स्क्रूटनाइज कराने को, वही आए सामने। और सिस्टम, जज और मंत्री भी इस बात को लाएं, नहीं तो भाषण देना बंद करें। ये जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये आप देखो कितना देश का दुर्भाग्य है। जज, मंत्री और बार लीडर्स मिलके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छे लोग जज बनने चाहिए, अच्छे लोग जज बनने चाहिए। अरे करते, उसके लिए करते क्यों नहीं हो आप इलाज? उसका इलाज क्यों नहीं करते हो? खाली भाषण दे रहे हो अच्छे लोग जज बनने चाहिए। तो कौन कह रहा है अच्छा जज नहीं बनना चाहिए? अच्छे सही बात है। ईमानदार स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जज बनना कोई ये इश्क नहीं, आसान आग का दरिया है ये। मैं तभी बता रहा हूँ, मैं जब जस्टिस भंडारी ने और उसके बाद जस्टिस जैन वाज आल्सो की, इनकी जब वो चीफ जस्टिस थे कि अशोक आपको जज बनना चाहिए, मैंने कहा सर दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने देख लिया है जज बन के भी, मुझे पता आज के सिस्टम में ये हालत हो गई है कि जज बन के भी अगर आपको खुडे लाइन लगा दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात महेश जी आपने बात की, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब जस्टिस कृपाल यहाँ थे तो उनकी चीफ जस्टिस से कोई पंगा हो गया किसी बात पे। अब जस्टिस कृपाल वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट जजेस, वेरी शार्प, वेरी नॉलेजेबल, इतना आई मीन थिंकिंग ऑन फीट। इतने काबिल जज को वो चीफ जस्टिस ने उठा के खुडे लाइन लगा दिया। उनके पास 2 केस लगते थे, उनको डीबी से हटा के लगा दिया खुडे लाइन। तो मैंने कहा अगर मैं जिस दिन चीफ जस्टिस ही नहीं मानी, मेरे को उठा के खुडे लाइन बिठा देगा कि ये ले तू लेबर के केस डिसाइड कर जिसका तेरे को एबीसी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को प्रोटोकॉल तो चाहिए नहीं, फीस चाहिए नहीं, तनख्वाह चाहिए नहीं, मैं तो जस्टिस करने के लिए बन रहा हूं और जस्टिस मैं कर नहीं सकूंगा। तो ये सिस्टम में देखिए कितनी खामियां हैं। इसलिए जो है फील्ड एक्सपर्ट, हमारे वो दोस्त हैं अभी डांडिया, उनका आप देखिए एक इंटरव्यू उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि फील्ड एक्सपर्ट लगाइए सब जगह। जिसको लेबर लॉ पता है उसको लेबर लॉ में लगाइए, जिसको ठीक क्रिमिनल बात, पता है उसको क्रिमिनल में। ठीक बार बात। बार बेंच ये शफल क्यों करना है? किस लिए करना है? आप जस्टिस करने आए हो, मजे लेने आए हो क्या? अब मेरे को लेबर दे दो, अब टैक्स दे दो, अब कंपनी दे दो। ठीक है, एक बार जो किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वो दूसरा भी कर सकता है, ये बात नहीं कि दूसरा ना करे, सर अब देखिए ना, लेकिन जो उसका फोकस उस पर होना चाहिए। सर जब आप फोकस उस देखिएगा पर कि होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं हम तो उनको जानते हैं कि क्या प्रैक्टिस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, बहुत अच्छे काबिल हैं और वाकई में क्रिमिनल के अंदर बहुत अच्छे हैं। उनको जो सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया सीधा। अब सर उनका जो दिमाग चल रहा था हमेशा यही चलता था कि जो मुजरिम है वो छूटना चाहिए, वो बरी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी उन लोगों को बरी कराया। और उसके बाद जब दूसरा एक किस्सा बता दें सर कि जो कोई कंपनीज का देखते थे, कॉर्पोरेट लॉ देखते थे, उनको भी जज बनाया गया। तो जब उनको जज बनाया गया तो उनके सामने संवैधानिक कोई मुद्दा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद सब अगर कोई क्रिमिनल मुद्दा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर जब उन्होंने मुद्दे कभी किए ही नहीं, उनकी उसमें विशेषज्ञता है ही नहीं, और जज को तो सारे मैटर सुनने पड़ते हैं, तो सर ये मतलब बड़ी एक अजीब सी बात हो जाती है
कि सीधा आप जज बना रहे हैं और उनके मुद्दे सारे आ रहे हैं, सिविल भी आ रहे हैं, क्रिमिनल भी आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आ रहे हैं। अब सर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर कि दर्शक भी बड़ा वो करेंगे, जस्टिस काटजू थे सर, वो ठीक है रिटायर हो गए जी। तो अब और जस्टिस हमारे जो यूयू ललित जी हैं जो बाद में चीफ जस्टिस बने, तो जस्टिस गोगोई जी थे, तो उनके कोर्ट नंबर पीछे बैठते थे और 12 या 11 के अंदर। तो जस्टिस गोगोई जी उनके साथ बेंच में थे जस्टिस यूयू ललित जी। तो जो जस्टिस यूयू ललित हैं उन्होंने सारी जिंदगी जो मुजरिमों को बरी कराया है, चाहे वो रेप का है, चाहे वो मर्डर का है, चाहे वो डकैती का है, चाहे चीटिंग का है, तो कहीं ना कहीं सोच आदमी की बनी रहती है सर। तो उसमें जब है एक केस उनके पास आया, साउथ का था सर, केरला का कहीं, कि ट्रेन के अंदर उस टाइम लड़की अकेली थी, जब लास्ट की वो होगा जर्नी का टाइम, और ऑफिस आई थी, तो उसी के अंदर एक दूसरा आदमी बदमाश बैठा हुआ था। तो सर उस लड़की को जो है धक्का दिया गया ट्रेन से गिर के, वो जब मरी है तो उसके अंदर ये था कि उस लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई, उसके सर पे 17 जगह सर की हड्डियां टूटी हुई मिली। फिर जो उसने दरवाजा पकड़ के उसने लड़की तो दरवाजा मार मार के उसके हाथों की भी हड्डियां टूट गई, तब जाके वो नीचे गिरी। तो उसमें जो है 307 में सजा सुनाई गई। तो क्योंकि 307 में सजा सुनाई गई कि भाई तो उसका अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो तो खुद गिर के मरी, उन्होंने तो नहीं मारा ये कह के। तो सर काफी उसके क्रिटिसाइज हुआ था कि इस तरह विभत्स वो है, उसके सर की 17 हड्डियां तोड़ दी गई, हाथों की हड्डियां टूटी हैं, तब बेचारी जाके गिर रही है। तो अब ये देखिए कि जस्टिस काटजू ने इसके जो ये आदेश आया था उसकी निंदा की, उनका नहीं ये आदेश गलत है। तो गोगोई साहब ने कहा कि आपने जो है ओपन कोर्ट, आपने ओपन मीडिया में ये बात बोली, तो हमने कोर्ट की अवमानना की, इनको कोर्ट के अंदर बुला लिया साहब, सब कोर्ट भरी हुई थी। तो जस्टिस काटजू ने एक बात बोली कि मिलोड आज आप सीट पे हैं, मैं सीट से हट चुका हूं, ओके। अगर मैं सीट पे होता तो सर मैं तो इसको 302 में मान के 200% उम्र कैसे सुनाता, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जाता ना लोगों के पास। लेकिन आप जो हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट हैं और आप इसको जो 307 में सजा कम दे रहे हैं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जज था और मैंने जो फैसला अगर सुनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसले को कौन, कोई भगवान तो सुनने आगे नहीं, तो वो फैसला मान्य होता है, बिल्कुल अंतिम होता है। लेकिन आज मैं नहीं हूं तो आपका फैसला अंतिम है। तो मेरा अपना मानना है कि नहीं, ये जो लड़की की है ये हत्या ही में कवर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको यहाँ तक कहा था कि आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी को इशारा किया कि उनको अरेस्ट कर लीजिए, और एकदम से सर हमको देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन कहते बात, सर इस बात को सुनते ही एकदम से सर सब वकीलों ने एकदम से हुट किया, क्या कह रहे हैं कि जस्टिस काटजू कह रहे हैं इनको कस्टडी में ले लो। फिर एकदम से यू ललित जो थे, जस्टिस यू ललित जी, उन्होंने सिक्योरिटी वाले जो थे उनको इशारा करा से चुप नहीं, मन्ना कोई है। तो सर स्थिति ये है कि एक जज कहने की नहीं है 302 में कवर होता है, 17 हड्डियां आपने लड़की की तोड़ दी, सर की दांत तोड़ दिए, जबड़ा तोड़ दिया, फिर उसने दरवाजा पकड़ा, दरवाजा मार मार हाथ की हड्डियां तोड़ दी, जाके गिर गई हो, तो सर हत्या में कवर नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ मैं तेरे को गोली मार दूंगा, एक बार मैंने पहले नहीं हवा में गोली मारी पैरों में, फिर उसके पैर में मारी, फिर तीसरी पैर में मारी, फिर हाथ में मारी, अब वो उसके पास बालकोनी बची थी, मैं तो कब मार रहा हूँ और वो कूद गया जी। तो हम बोले कि नहीं सारी तो महेश गुप्ता पे 307 लगेगी क्योंकि उसने तो गोली उसको लास्ट में सर पे मारी नहीं, हो तो खुद कूद के मरा है। अरे सर मैंने तो उसको कहाँ छोड़ा जिंदा रहा, जिंद कायदे में देखा जाए तो गोली तो मैं मारता शुरू हो गया, पैर में मारी, दो हाथ में मारी, फिर एक सीने के पास भी मार दी, तो कूद के आदमी मर रहा है, तो 302 में कवर होना चाहिए। तो देखेगा कि क्या अपनी उनकी सोच थी, क्योंकि उस बेंच के अंदर जो है ऐसे जज थे जिन्होंने सारी जिंदगी मुजरिमों को छुड़ाया है, तो उन्होंने जो इसको 302 में कर ना लेकर के, हत्या में ना लेकर के हत्या के प्रयास में लिया। तो सर सवाल ये है कि कुछ जजों की एक्सपर्टाइज ये है और उसी वजह से उनका नाम है सुप्रीम कोर्ट में कि सब ये कॉर्पोरेट के हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये क्रिमिनल है। लेकिन जज बनने के बाद केस सारे उनके पास आ जाते हैं। तो सर केस की तो धज्जी आप क्या बोलेंगे सर, आप ही एक्सपर्ट, आप अपने मुंह से बोलिए कि केस की धज्जी उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। ये आपने ठीक बात कही, हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ऐसे कि फील्ड एक्सपर्ट्स को आना चाहिए। दूसरा जो आपने ये वाकया बताया जस्टिस गोगोई वाला और जस्टिस काटजू वाला, मेरे को एकदम ध्यान आ गया, ये दैट वाज अनदर लो बाय जस्टिस गोगोई। जस्टिस गोगोई ने कई हल्के बातें करी, कई सारी हल्की बातें करी, और ये भी एक बहुत ही हल्की और नीची कह सकते हो, वैसे हल्की तो नीचे करें, उनको कस्टडी में ले लो। आप देखो एक जज का ओपिनियन, एक जज, सर मैं अभी बता रहा हूँ सर, जब मैं आपसे बात कर रहा था मेरे को कितनी पुरानी बात है सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनाते हुए बात। अरे तो खुद जज है सुप्रीम कोर्ट के, जज से रिटायर हुए हैं वो, कोई इन पर कभी धब्बा नहीं लगा, और उसके बाद आपको उनका कस्टडी में ले लो क्योंकि वो आपसे बहस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। इसलिए आप अब्राहम लिंकन ने कहा था आदमी का कैरेक्टर पता लगता है जब उसको पावर दे दो।
तो जस्टिस गोगोई ने अपना कैरेक्टर बता दिया जब उनको पावर मिली, तो मैं अपने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को भी अरेस्ट कर सकता हूँ। कितनी हल्की, कितनी गिरी हुई बात है। मैं ये कहता हूँ दिस इज नो कंटेम्प्ट। गिरी हुई कहना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। कितनी गिरी हुई बात करी जस्टिस गोगोई ने उसी कि टाइम उनको वकीलों ने कस्टडी में उठ ले किया लो एकदम से। अपने। मैं तो कहता हूँ एक ए मैन फ्रॉम स्ट्रीट ऑल्सो, आज रिपब्लिक डे आने वाला है, एक आदमी जो अमरूद बेचता है वो भी कह सकता है कि ये सजा गलत करी है आपने, जैसा मेरे को लगता है ये सजा नहीं करनी चाहिए थी, कह सकता है। तो ये थोड़ी उसको उठा के कस्टडी में ले लो। तो ये जस्टिस गोगोई का अनदर लो, उन्होंने कई, वही मैं कह रहा हूँ, कई गिरी हुई बातें करी। ये भी उन्होंने बहुत घिनौनी, बड़ी गिरी हुई बात करी कि अपने सुप्रीम कोर्ट जज को आप कस्टडी में लेने की बात करो जिसने सिर्फ अपना एक ओपिनियन दिया। ये क्या मतलब, आप बिल्कुल ठीक, यही तो मैं कह रहा हूँ महेश जी, किरदार जो है, किरदार इंपॉर्टेंट है। किरदार इंपॉर्टेंट है। जब तक किरदार नहीं होगा उसको जज नहीं बनाना चाहिए। गोगोई क्यों जज बने सबको पता है, कैसे उन्होंने संभाली सबको पता है, कैसे उन्होंने अपना ही मुकदमा अपने पास लगा लिया। मतलब कितनी हंसी की बात है यार। मतलब चीफ जस्टिस इंडिया अपना मुकदमा अपने पास लगा रहा है। और उसमें ये जो बार आज भाषण दे रही है, आपको ये भी पता है, मैं कबीर फैन हूं, मैं कभी खाली जजों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, बार को पहले करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने, गोगोई ने जब अपना मुकदमा अपने पास लगाया, तो हमारी बार का नलायक प्रेसिडेंट वहां पेश हुआ और उसने ऑब्जेक्शन नहीं करी कि माय लॉर्ड ये मत करो, ये क्या कर रहे हो आप। वो तो ऐसे खड़ा हो गया, जी जी ओब्लाइज जी कर रहा था वो। बार का प्रेसिडेंट खड़ा होके उसको बता नहीं रहा कि भैया तुम्हारी क्या, तुम अपना फैसला खुद नहीं कर सकते। ये बार का प्रेसिडेंट अगर इतना गिर गया सुप्रीम कोर्ट बार का, तो आप जज को कहां ब्लेम कर सकते हैं। बार को पहले ब्लेम करिए फिर जज को ब्लेम करिए। मैं ये कहता हूं बार के जज ने क्यों नहीं कहा कि अपना मुकदमा अपने पास, सर मेरे को नर्सरी में बताया था, क्लास में पहली में, कि आप अपना मुकदमा नहीं सुन सकते। वो ओबलाइज कर रहा है। यस, उसको लगता है मजा आ गया मेरे को, सैटरडे को चीफ जस्टिस के ऑफिस से उसका चपड़ासी भी फोन कर देना, आ जाओ बुलाया, वो फटाफट कोट बैंड लगा के पेश हो जाता है, हाँ जी यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा, बार भाषण दे रही है, बार अपनी गिराबान में झांके पहले कि आप काबिल लोगों को क्यों नहीं आगे ला रहे हो। आप धड़ल्ले से बोलो ये है महेश गुप्ता सर, आप ले लीजिए बयान जिसने लेने हैं, ये हम चाहते हैं ये जज बने। और ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बार को बार को आह्वान कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे नाम लेने से उनका बेचारों का नाम कभी जाएगा ही नहीं। मैं अगर उनका नाम ले दिया, ऐसे बहुत जज हैं जो काबिल हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, नीडर हैं। ऐसे बहुत वकील हैं जो जज बन सकते हैं, जज बनने के काबिल हैं, लेकिन वो बनेंगे नहीं, इस सिस्टम में नहीं बनेंगे। जब तक सिस्टम नहीं चेंज होगा वो नहीं बनेंगे। वो अपना शाम को ड्रिंक पे पार्टी करके अपना गुस्सा उतार लेंगे, छोड़ यार हमने क्या लेना है, कि कौन जाए, कौन पड़े, मैं तो पाँव पड़ता नहीं हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलते हैं जी। अरे आपको चलो मैं बिल्कुल और बात बता दूं, चलिए, ट्रूथ फेयर्स नो एग्जामिनेशन कहते हैं, साच को कोई डर नहीं होता। एक व्यक्ति ने, चलिए मैं वकील का नाम नहीं लूंगा, जज का नाम ले देता हूँ, एक व्यक्ति ने उसको बुलाया जस्टिस सूर्यकांत के पास कि आप यहाँ आइए, आपको हम जज बनाना, वहाँ हरियाणा का वो बनाना चाहते हैं एडवोकेट जनरल या कुछ ऐसा। तो उसने कहा यार मैं फिर जज को जाके क्यों मिलूं, मेरे को बनाना है तो बना दो, तो मैं जज को, इसके लिए जज को क्यों मिलना। उन्होंने ही बनाया उसको, ये तो अभी से डिफाइंड है, बाद में क्या करेगा। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे को, मैं क्यों मिलूंगा जाके, भैया मेरे को अगर बनाना है एडवोकेट जनरल तो बना दो, मैं मिलने थोड़ी जाऊंगा एडवोकेट जनरल बनाने। तो देखिए बार में तो हीरे हैं, लेकिन हीरे के लिए तो फिर कोई पारखी चाहिए ना। पारखी की निगाह तो उस पे है जो पांव छू रहा है, जो एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है। वो जो उत्तराखंड में देख रहे हो ना एक्स्ट्रा सर्विस वाले भी, एक्स्ट्रा सर्विस वाले जज बने यार, बताओ, एक्स्ट्रा सर्विस वाले भी जज बने। आप कभी शाम को बैठना ड्रिंक पे, मैं बताऊंगा नाम उनके सारे के। चलिए एक्स्ट्रा सर्विस वाले बन गए, जो उत्तराखंड में एक्स्ट्रा सर्विस चल रहा है वो जज बन गए, बताओ। तो बताओ एक्स्ट्रा सर्विस। सर एक इशू ये है सर, इसमें टेक्निकल वो था कि सर जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात वाला, उसमें सर 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों का सजा सुनाई थी, जिसमें 11 को फांसी थी और 20 को उम्र कैद। फिर जो है गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में 11 लोगों की जो फांसी थी उनको भी उम्र कैद में कर दिया था, और बाकी 20 की तो फांसी रही तो सबको फांसी में कर दिया था, एक तरह से, सॉरी फांसी में, उम्र कैद में कर दिया था सब। तो सर इसमें इशू ये था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में
जो ये इसमें दोषी हैं उनकी अपील आई है। तो उसमें 2 जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही थी, तो आपत्ति उठाई गई कि भाई ये 2 जजेस ना लेकर करें, 3 जजेस सुने। इसलिए भी होता है कि 2 जजेस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फैसला ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए सर क्या जजेस ने फिर कहा नहीं, हम 2 जजेस हैं तो हम इसको सुनेंगे, और इतना सेंसिटिव केस अब 2 जजेस को सुनेंगे। और अभी देखेंगे सर, हाल ही में जो जस्टिस नागरत्ना जी हैं और जस्टिस विश्वनाथन जी हैं, उनके भी फैसला में विरोधाभास आया तो चीफ को चला गया, तो समय खराब होता है। तो सर क्या 2 जजेस को गोधरा जैसा कांड इतना महत्वपूर्ण, इतना फेमस, इतना गंभीर, सेंसिटिव है, जिसमें 31 लोगों को उम्र कैद की सजा है, 2 जजेस सुन रहे हैं, आपको सर क्या लगता है ये ठीक है क्या? ये नहीं, मैं समझता हूँ जितने भी डेथ सेंटेंस के केसेस हैं उन सबको, जो भी ज्यादा सेंसिटिव मामले हैं किसी भी केस किसी भी वजह से, तो उसको 3 जजेस को सुनना चाहिए, उससे टाइम बचता है। क्योंकि अगर 2 जजेस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर तीसरा जज ढूंढते रहो, फिर उस तीसरे जज को ढूंढने में एक मैनिपुलेशन का पूरा स्कोप रहता है कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर है वो उस जज के पास भेजेगा जो उसकी बात मानेगा, तो अब तो आसान हो जाता है काम। तो ये मास्टर ऑफ रोस्टर की जो दादागिरी ना चले या इनडिस्क्रिशन ना चले, इससे बचने के लिए भी बेटर यही है कि जो सेंसिटिव मामले हैं उसको 3 जजेस के पास भेजो, जो भी होना है। अब आफ्टर ऑल आखिरी कोर्ट है, जो भी होना है वो 3 में से 2 करें तो तब माना जाए। अगर आपने मैनिपुलेट भी करना है तो जो भी करना है आपने, तो कम से कम समय बर्बाद तो मत करो ना। उससे बहुत ज्यादा एक मैं समझता हूँ मिसयूज का, मैनिपुलेशन का स्कोप होता है अगर पहले 2 कर दे और फिर उनका डाइवर्जेंट ओपिनियन आ जाए। बेटर यही होता है कि पहले से जो सेंसिटिव मामला है उसमें 3 रखो। और मेरे को तो ये लगता है कि जो जस्टिस नागरत्ना की बेंच भी अब ऐसी कोशिश करते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर कि कोई ऐसा सेंसिटिव मामला उनके पास या तो जाए नहीं, और जाए तो उनके पास ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो उनकी बात मत माने, जो स्टैंड ले ले जस्टिस नागरत्ना के खिलाफ कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं जस्टिस नागरत्ना को कुछ नहीं करने दूंगा। मेरी ये गट फीलिंग है कि एज इट इज ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि जस्टिस नागरत्ना को इतनी लिबर्टी ना मिले कि वो अपना कोई भी फैसला कर दें। उनके साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा रहे कि जो अगर कोई बहुत सीरियस बात हो तो वो कहे नहीं नहीं ये तो मैं नहीं करने दूंगा, जैसे जस्टिस विश्वनाथन ने किया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने कहा चिंता मत करो ये नहीं होने दूंगा, बाकी जो मर्जी कर ले, रेनेंट का, टेनेंट का, ये जो उल्टे सीधे मुकदमे जो नॉन सीरियस हैं, सीरियस तो सबके लिए, अपना केस तो सबसे सीरियस होता है। मैं कह रहा हूँ जो देश के लिए, जिसका एक देश भविष्य बदल सकता है, या जिससे एक पूरी 145 करोड़ की जनता पे इफेक्ट होता है, जिससे डेमोक्रेसी पे इफेक्ट होता है, या जिससे तानाशाही पकड़ी जाती है, चोरी पकड़ी जाती है, बॉन्ड पकड़े जाते हैं, ऐसे किसी मामले में जस्टिस नागरत्ना अपनी ना कर सके, ये ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है। ये मैं आपको अंदर की बात कहते हैं ना, अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा कि जस्टिस नहीं, वो तो जज थे सीबीआई के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उनको जस्टिस नहीं कहा जा सकता, जज थे लोया जी, जिनके पास अमित शाह जो थे उनका केस था, हत्या के आरोपी थे उसमें अमित शाह जी। सर इसमें मुद्दा ये है कि क्या किसी जज की हत्या में कोई साजिश हो सकती है जिसके अंदर वहां पे उनके साथ कई और साथी जज थे, जब उनको एकदम से हार्ट अटैक सा आया, उनके साथी जज है उनको लेकर वो हॉस्पिटल गए, वो अलग बात है कि वो जहां रुके हुए थे वहां से उनको ऑटो में लेके गए तो लोग कह रहे कार नहीं थी, ये नहीं थी, चलिए, लेकिन उनके साथी जज थे। उसके बाद जहां पे डॉक्टर्स के पास पहुंचे, उनको भी पता डॉक्टर्स को कि ये जज हैं। तो सर क्या एक जज की हत्या के मामले में 2-2, 3-3 उनके साथी जज किसी दबाव में आके हाँ भर लेंगे, और उसके बाद जो सामने डॉक्टर हैं, जिनको ये पता है कि सामने वाले भी जज हैं, कहीं कोई बात ऊंच नीच होगी तो दिक्कत हो जाएगी, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ये सब संभव है क्या? मैं तो महेश जी एक बात कहता हूँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इससे सारी मैंने पहले भी बात की थी, 145 करोड़ जनता का उस पर असर होता है, खासकर जुडिशरी पे बहुत असर है। जस्टिस लोया वाला जो केस था उसमें जस्टिस चंद्राचूड़ ने एक इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया कि मेरे को लगता है उसको 7 जन्म तक कुछ होगी नहीं, उसको उसमें माफी नहीं मिलेगी। अगर आप 100 पेज की जजमेंट लिख रहे हो इसलिए कि एफआईआर ना हो, बताइए, एक बच्चा भी जानता है अगर किसी जज को, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो कहते हैं कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को जब मर्जी ये ब्लेम कर देते हैं हर बात पे,
सबऑर्डिनेट जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराते। वो ये थोड़ी कह रहे थे कि किसी व्यक्ति को सजा कर दो। एफआईआर का मतलब है इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे चार्जशीट फाइल होनी चाहिए कि नहीं। तो ये महाराज ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एफआईआर ही मना कर दी। तो आप देख लीजिए, एक एफआईआर मना करने में अगर आपको 100 पेज इसलिए लिखने पड़ रहे हैं कि एफआईआर ना हो, दैट इटसेल्फ इज ए ग्राउंड टू रजिस्टर एफआईआर। और दूसरी बात, जस्टिस चंद्रचूड़ ने 145 करोड़ को नहीं, टोटल सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया कि आप मर भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सोच लो अगर आप माई बाप के साथ नहीं हो तो। कितना कितना बड़ा पाप मैं समझता हूं जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया कि टोटल जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया कि आपकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अगर डेथ हो गई तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने देंगे हम। इसलिए जो माई बाप कहते हैं, खाता ना बही जो कहे केसरी वही सही, जो हमने कह दिया वही मानो, नहीं तो आपकी हत्या भी हो गई। और पता नहीं हत्या हुई या नहीं हुई, हम इस बात पे ना भी जाए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दिया? सही बात ये है सर, जस्टिस इसका मामला था। मैं ये हैरान होता हूँ, ये जाते हैं भाषण देते हैं इधर उधर, तो लोग माइक पे खड़ा होकर, कोई बच्चा क्यों नहीं पूछता सर जस्टिस चंद्रचूड़ वो लोया वाली बात बताइए ना, उसमें क्या किया था आपने? इनको सड़कों पे सवाल पूछने पड़ेंगे, तब शर्म आएगी इनको। अब थोड़ी थोड़ी उसको आनी शुरू हो गई है, मैंने सुना है। सर अब आने से क्या मतलब सर, अब तो हाथ में कुछ भी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, अब उसको आ रही है ना, यही बता रहा है उसकी गिल्ट कि उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। कितना कितना आदमी गिर सकता है, यही मैं कह रहा हूँ। हैरान हो गया हूँ कि आप एक टोटल सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जो आपने बताया जो काबिल बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं, आपने सारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया ये कह के कि इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। वाह महाराज, जजमेंट लिख दी। आप देखिए, मैं हंसता हूं इस बात पे और ये सच है। आई चैलेंज हिम, चैलेंज जस्टिस चंद्रचूड़ की फाइल करें डेफेमेशन। इन्होंने ऐसी जजमेंट लिख दी जिसमें एफआईआर ही नहीं है। एफआईआर नहीं होगी, मैं जजमेंट लिख रहा हूं। जजमेंट लिख दी, टोटल ट्रायल कर दिया, ट्रायल कर दिया विदाउट एफआईआर। ये सर सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, चाहे स्टेट में पुलिस है, चाहे सेंट्रल से लाते सीबीआई है, सर जांच तो वो करेगी, लोगों के बयान वो लेगी, उसमें तथ्य वो उठाएगी, अपना गुप्तचर को किसी को ड्यूटी में लगाएगी, उस पर नजर रखो। सर एक जज है, जज तो कमरे में बैठा है ना सर, उसके पास तो फाइल आ रही है, सिर्फ पीछे से फाइल के पीछे से क्यों किसी ने फाइल भेजी है, फाइल की सच्चाई क्या है। आप तो फाइल के आधार पर, जैसे सर मेरे हाथ में अगर कागज है, कागज में मैंने 4 लिखा, कैमरामैन उसको दिखाएगा तो 4 ही पढ़। ये आपने महेश जी ठीक बात करी बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ के पास खाली फाइल नहीं आया था, डिसीजन भी आया था कि आपको ये फैसला करना है, आपको एफआईआर नहीं होने देनी है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ के पास खाली फाइल नहीं आई थी, उसके पास फैसला भी आया था। जो ये कभी कहता भगवान से पूछ के लिखा या किससे लिखा, कौन से भगवान से पूछ के लिखा, कौन से महामानव से पूछ के लिखा, ये जस्टिस चंद्रचूड़ को बताना चाहिए आके माइक पे कि जिस केस में आप 100 पेज का ये फैसला लिख रहे हो कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दैट इटसेल्फ वाज ए ग्राउंड टू रजिस्टर एफआईआर। ये जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई समझाए। अब मुंह से अभी भी जस्टिस निकलता है, पता नहीं क्यों। जब जस्टिस तो उसने कभी किया नहीं, पर वो आदत पड़ गई है नाम लेने की। जूनियर चंद्रचूड़ कह सकते हो। चलिए महेश जी करेंगे, मेरे को भी अभी निकलना है कहीं, तो होप टू कैच अप सून। ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू न्यूज नशा एंड महेश जी एंड विनीता, थैंक यू वेरी मच। बाय। शुक्रिया सर, नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।